शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी इंसान को इतना थका देती है कि कभी कभी उसे शांति के लिए अपने पुराने दिनों की याद आने लगती है। ऐसा ही कुछ हुआ था सुदीप के साथ। सालों से वह अपने परिवार के साथ शहर में रह रहा था। नौकरी, ट्रैफिक, भीड़ और जिम्मेदारियों के बीच जिंदगी कहीं खो सी गई थी। एक दिन अचानक उसे अपना गांव याद आ गया। वह गांव जहां उसकी परवरिश हुई थी, जहां उसके माता पिता आज भी रहते थे। उसने तय किया कि इस बार पूरे परिवार को लेकर गांव जाएगा, कुछ दिन शांति से बिताने के लिए, और अपने बच्चों को भी गांव की असली जिंदगी दिखाएगा। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुलोचना, बड़ा बेटा यश जो 21 साल का था, बेटी बिट्टू जो 18 साल की थी, और सबसे छोटा बेटा बंटी जो 16 साल का था। जब सुदीप ने गांव जाने की बात की तो तीनों बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें गांव गए कई साल हो गए थे। 2 दिन बाद सुबह सुबह उनका परिवार कार से गांव के लिए निकल पड़ा। करीब 5 घंटे की यात्रा के बाद शहर की ऊंची इमारत पीछे छूट गई। अब सड़क के दोनों तरफ हरे भरे खेत थे। मिट्टी की खुशबू हवा में घुली हुई थी। बिट्टू ने कार की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, वाह, ये तो कितनी खूबसूरत जगह है। बंटी ने हंसते हुए कहा, यहाँ तो नेटवर्क भी मुश्किल से आ रहा है। यह सिर्फ मुस्कुरा दिया। सुदीप ने कहा, यही असली शांति है। कुछ देर बाद उनकी कार एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गई और आखिरकार गांव के बीचों बीच बने एक बड़े घर के सामने जाकर रुकी। घर काफी बड़ा था, बड़ा आंगन और पक्की ईंटों की दीवारें, और सामने बड़ा सा आंगन। दरवाजा खुला और बाहर आए दादाजी। उनकी उम्र करीब 70 साल की थी, लेकिन आंखों में आज भी चमक थी। उनके पीछे दादी ज्योत्सना भी बाहर आ गई। जैसे ही उन्होंने बच्चों को देखा, उनकी आंखों में खुशी भर आई। अरे, मेरे पोते पोती आ गए। तीनों बच्चे दौड़कर उनके गले लग गए। कुछ ही देर में घर हंसी और खुशियों से भर गया। दिन भर की मस्ती, पूरा दिन बच्चों ने गांव में घूमते हुए बिताया। उन्होंने खेत देखे, तालाब देखे और गाय भैंसों को देखा। बंटी तो पूरे दिन कैमरा लेकर सिर्फ वीडियो बनाता रहा। यश गांव के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया, और बिट्टू दादी के साथ रसोई में गांव का खाना बनाना सीखने लगी। शाम तक सब थक गए थे, लेकिन दिल खुश था। रात को सब लोग आंगन में बैठकर खाना खा रहे थे। दादी ने मिट्टी की चूल्हे पर गरम गरम रोटियां बनाई थी, साथ में दाल, सब्जी और ताज़ा मक्खन। बंटी खाते हुए बोला, दादी, ऐसा खाना तो शहर में कभी नहीं मिलता। दादी मुस्कुरा दी। खाना खत्म होने के बाद सब लोग आंगन में चारपाई पर बैठ गए। ऊपर आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और चारों तरफ गहरा सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो शहर में कभी महसूस नहीं होता। बातें करते करते अचानक विषय भूत प्रेत पर आ गया। बंटी ने मजाक कहते हुए कहा, दादाजी, गांव में तो बहुत भूत होंगे ना? दादी हंस पड़ी, लेकिन दादाजी अचानक गंभीर हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, भूत तो नहीं, लेकिन इस गांव में एक जगह है जहां आज भी मौत घूमती है। तीनों बच्चों की आंखें फैल गई। यश ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी जगह? दादाजी ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, चुड़ैल की बावड़ी। यह सुनते ही हवा जैसे और ठंडी हो गई। दादाजी ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, गांव से थोड़े दूर खेतों के पार एक बहुत पुरानी बावड़ी है। लोग कहते हैं कि रात के समय वहां एक औरत दिखाई देती है। बंटी ने हंसते हुए कहा, तो फिर डर किस बात का? दादाजी की आंखें गहरी हो गई। डर उसकी खूबसूरती से है, क्योंकि वो औरत चुड़ैल है। बिट्टू की रीढ़ की हड्डी में सिरन दौड़ गई। वो इतनी सुंदर दिखती है
कि जो भी आदमी उसे देखता है उसकी नज़र उससे हटती ही नहीं। यश अब पूरी तरह कहानी में डूब चुका था। फिर क्या होता है? दादाजी बोले, वो आदमी को अपने पास बुलाती है, उससे बात करती है, लेकिन उसी रात नहीं मारती। तो फिर? बंटी ने पूछा। दादाजी ने भारी आवाज में कहा, वो उस आदमी पर अपनी छाप छोड़ देती है और फिर हर रात उसके पास आती है, उसका खून पीती है। आंगन में बैठे सब लोग चुप हो गए। दादाजी आगे बोले, और 15 दिन के अंदर वो आदमी खून की कमी से तड़प तड़प के मर जाता है। बिट्टू ने डरते हुए पूछा, क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है? दादाजी की आंखें अचानक नम हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, और वो कोई और नहीं, मेरे अपने बड़े भाई थे। तीनों बच्चे की सांसें रुक गई। यश ने धीरे से पूछा, उनका नाम क्या था? दादाजी बोले, देवेंद्र। और यहीं से शुरू हुई उस भयानक कहानी की असली शुरुआत। आंगन में बैठे सभी लोग पूरी तरह खामोश थे। दादाजी की आंखें कहीं दूर अतीत में खो चुकी थी। हवा अब पहले से ज्यादा ठंडी लगने लगी थी। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया। दादाजी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, देवेंद्र एक जिंदा दिल इंसान थे। मेरे बड़े भाई देवेंद्र बहुत हंसमुख थे। पूरे गांव में उनकी पहचान थी। बहादुर भी थे और दिल के बहुत साफ। दादाजी हल्का सा मुस्कुराए और जैसे उन्हें अपने भाई की याद आ गई हो। वो हमेशा मेरी रक्षा करते थे। अगर कोई मुझे परेशान करता तो सबसे पहले देवेंद्र भैया ही सामने खड़े हो जाते थे। पिट्टू ध्यान से सुन रही थी। अब बंटी भी मजाक करने की हालत में नहीं था। यश गंभीर हो चुका था। वो रात जिसमें सब बदल दिया। दादाजी ने गहरी सांस ली। ये बात करीब 50 साल पुरानी है। एक रात देवेंद्र भैया खेतों से लौट रहे थे। उस दिन उन्हें बहुत देर हो गई थी। आसमान में पूरा चांद था और चारों तरफ एक हल्की धुंध फैली हुई थी। दादाजी की आवाज़ धीमी हो गई। जब वो उस पुरानी बावड़ी के पास पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। यश ने पूछा, कैसा अजीब? दादाजी बोले, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। भैया ने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। बस बावड़ी के पास एक औरत बैठी थी। तीनों बच्चों का दिल तेजी से धड़कने लगा। दादाजी बोले, और वो औरत लाल साड़ी में थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका चेहरा। दादाजी कुछ पल के लिए रुक गए और फिर बोले, इतना सुंदर था कि भैया उसे देखकर जैसे खो गए। भैया धीरे धीरे उसके पास गए। औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी रात में अकेले? भैया ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं तो यही रहती हूँ, तुम आओ, बैठो मेरे पास। बंटी ने घबरा कर पूछा, फिर क्या हुआ? दादाजी बोले, भैया उसके पास बैठ गए। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। भैया जैसे उसके जादू में फंस गए थे। उन्हें समय का पता ही नहीं चला। जब भैया घर वापस आए तो उनका चेहरा अजीब सा था, जैसे वो किसी ख्यालों में खोए हुए हो। अगले दिन से ही भैया बदल चुके थे। वो चुप चुप रहने लगे, खाना कम खाने लगे और रात होते ही बेचैन हो जाते। दादाजी की आवाज़ कांप गई। एक रात हम सब सो रहे थे, तभी भैया के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। यश ने पूछा, क्या आपने देखा था? दादाजी बोले, हाँ। मैंने दरवाज़ा खोला और जो देखा वो आज तक नहीं भूल पाया। आंगन में बैठे सब लोग सांस रोककर सुन रहे थे।
तभी दादाजी ने आगे कहा। भैया बिस्तर पर पड़े थे, उनका शरीर कांप रहा था और उनके ऊपर एक औरत झुकी थी। उसके बाल भैया के चेहरे पर गिरे हुए थे और उसका चेहरा। दादाजी की आवाज़ धीमी हो गई। अब वो उतनी सुंदर नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसके दांत लंबे और नुकीले थे। बंटी डर के मारे सुदीप के पास खिसक गया। दादाजी आगे बोले, वो औरत भैया की गर्दन में अपने दांत गड़ाए हुए थी और उनका खून पी रही थी। भैया दर्द से तड़प रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकल पा रही थी। मैं डर के मारे वहीं जम गया था। जैसे ही औरत मेरी तरफ मुड़ी, उसकी आंखें मुझ पर टिक गई थी। दादाजी की सांसें तेज हो गई और अगले ही पल वो धुएं में गायब हो गई। उस रात के बाद भैया की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। उनका शरीर सूखने लगा, चेहरा पीला पड़ गया और उनकी गर्दन पर 2 गहरे निशान बन गए थे। यश ने धीरे से पूछा, क्या डॉक्टर को दिखाया था? सुदीप ने भी उत्सुकता से देखा। तभी दादाजी बोले, गांव में डॉक्टर कहाँ होते थे उस समय। हमने वेद को बुलाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिन बीतते गए और भैया हर रात चिल्लाते रहते, वो आ गई, वो फिर आ गई। हम सब डर जाते थे लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता था। 15वें दिन भैया बिल्कुल कमजोर हो चुके थे। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। मरने से पहले भैया ने मेरा हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में कहा, प्रताप, वो औरत इंसान नहीं है, वो चुड़ैल है। आंगन में सन्नाटा छा गया और इतना कहकर भैया ने आखिरी सांस ली। कहानी सुनते सुनते बिट्टू की आंखों में भी डर साफ दिख रहा था। बंटी बिल्कुल चुप हो गया था। यश भी गंभीर था। सुलोचना ने धीरी आवाज में कहा, ये सब सच है? दादाजी ने बिना हिचकिचाए कहा, हाँ, और वो चुड़ैल आज भी जिंदा है। हवा अचानक और ठंडी हो गई। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी और तीनों बच्चों के दिल में एक ही सवाल था, क्या वो चुड़ैल अभी भी वहां है? आंगन में बैठे सभी लोग अब पूरी तरह डर के माहौल में थे। हवा जैसे भारी हो गई थी। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे सरसराने लगी थी। दादाजी ने एक लंबी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। उस चुड़ैल का नाम लीला था। दादाजी की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। वो बहुत गरीब परिवार की लड़की थी, लेकिन इतनी सुंदर कि जिसने भी उसे देखा वो बस उसे देखता ही रह गया। बिट्टू ने धीरे से कहा, फिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ? दादाजी बोले, उसकी शादी इस गांव के एक आदमी से हुई थी जिसका नाम बिरजू था। बिरजू और उसका परिवार बहुत लालची था। उन्होंने शादी के समय बहुत दहेज मांगा था, लेकिन लीला के पिता गरीब थे, वो ज़्यादा कुछ दे नहीं पाए। बस यही बात लीला की जिंदगी का अभिश्राप बन गई। शादी के बाद लीला की जिंदगी नरक बन गई थी। उसे रोज ताने दिए जाते थे, तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, तू हमारे किसी काम की नहीं। उसे ठीक से खाना तक नहीं दिया जाता था। दादी ज्योत्सना की आंखें भर आई। बेचारी लड़की बहुत सीधी थी। 2-3 साल तक लीला सहन करती रही। उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन एक दिन उसका सब्र टूट गया। दादाजी की आवाज़ और धीमी हो गई। उस रात पूरा गांव सो रहा था। लीला चुपचाप घर से निकली। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द और मन में एक ही फैसला। बंटी ने घबराते हुए पूछा, क्या दादाजी? दादाजी बोले, आत्महत्या। लीला धीरे धीरे चलती हुई गांव से बाहर आई और पहुंच गई उसी पुरानी बावड़ी के पास। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, बस चांद की हल्की रोशनी थी। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा
और रोते हुए कहा, भगवान मुझे माफ करना। पिट्टू के आंखों से आंसू निकल आए और अगले ही पल लीला ने बावड़ी में छलांग लगा दी। पानी में गिरने की आवाज़ रात की खामोशी में गूंज उठी और सब खत्म हो गया। उसके बाद 4-5 साल तक कुछ नहीं हुआ। लोग धीरे धीरे उस घटना को भूलने लगे, लेकिन दादाजी की आंखें चमक उठी। असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। एक रात बिरजू अचानक गायब हो गया। लोगों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कुछ दिनों बाद उसकी लाश मिली। यश ने धीरे से पूछा, कैसी हालत में? दादाजी बोले, उसका शरीर पूरी तरह सूख गया था, जैसे उसके अंदर खून की एक भी बूंद नहीं बची हो। उसके बाद बिरजू के परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक एक करके सब मरने लगे। हर किसी की मौत एक ही जैसी थी, सूखा हुआ शरीर और गर्दन पर 2 निशान। बंटी ने डरते हुए कहा, मतलब लीला? दादाजी बोले, हाँ, लीला अब चुड़ैल बन चुकी थी। उसके बाद गांव में डर फैल गया। लोगों ने उस बावड़ी के पास जाना बंद कर दिया, खास तौर पर रात में, क्योंकि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। इतना कहकर दादाजी चुप हो गए, लेकिन तीनों बच्चों के मन में एक ही सवाल था, वो बावड़ी दिखती कैसी होगी? बंटी ने धीरे से पूछा, दादाजी, वो बावड़ी यहां से दिखती है क्या? दादाजी ने घर की ओर इशारा किया। ऊपर पहली मंजिल के कमरे से दूर खेतों के पार वो दिखाई देती है। तीनों बच्चों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर भी था और जिज्ञासा भी। रात के करीब 12 बजे जब सब सो गए, यश, बंटी और बिट्टू चुपचाप उठे। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल तक पहुंचे। ऊपर का कमरा बहुत पुराना था। दरवाजा चरमराते हुए धीरे धीरे खुल गया। कमरे में अंधेरा था, बस खिड़की से आती चांदनी की हल्की रोशनी। खिड़की आधी टूटी हुई थी। तीनों बच्चे धीरे धीरे उसके पास गए और दरार से बाहर झांका। दूर खेतों के पार एक गोल पत्थर की बावड़ी दिखाई दे रही थी। चारों तरफ सन्नाटा, कोई आवाज नहीं। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। बंटी ने धीरे से कहा, लगता है दादाजी बस डराने के लिए बोल रहे थे। अचानक तभी कुछ हिला। तीनों की सांसें रुक गई। बावड़ी के पास एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वो साफ होने लगी। वो वही थी। वहां एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, लंबे खुले बाल और चेहरा असाधारण रूप से सुंदर। बिट्टू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यश के हाथ कांप रहे थे। बंटी बिल्कुल चुप हो गया। वो औरत धीरे धीरे घूम रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। फिर अचानक उसने अपना सिर उठाया और सीधे घर की तरफ देखा। तीनों बच्चों के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने उन्हें देख लिया था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और फिर उसके होठों पर एक बेहद डरावनी मुस्कान फैल गई। ऐसी मुस्कान जो इंसानी नहीं हो सकती थी। वो कुछ नहीं बोली, बस खड़ी रही, जैसे कह रही हो, मैं तुम्हें देख रही हूं। लेकिन वो आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि बच्चे बावड़ी के पास नहीं गए थे। कुछ सेकंड बाद उसका शरीर धुंध में बदलने लगा और वो धीरे धीरे गायब हो गई। आपको लगता है ये कहानी सिर्फ एक कहानी है, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि आज भी कुछ गांव में कुछ जगह ऐसी है जहां रात होते ही कोई जाग जाता है। और अगर कभी आपके आसपास रात के सन्नाटे में पायल की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे, तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो आपको देख रही हो। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक ऐसा राज जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। मैं फिर मिलूँगा एक नई और भी खौफनाक कहानी के साथ। तब तक संभल के रहिए, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती।